Arvind Kejriwal Kumar Vishwas showdown escalates ahead of Punjab elections. Delhi Chief Minister has broken his silence on allegations levelled against him by former Aam Aadmi Party leader and called the allegations baseless. He launched a scathing attack against the Congress and the BJP and accused them of mocking national security. He said if it was planning to divide the country, then what were Prime Minister Modi and Rahul Gandhi doing for the last 10 years? He's also added that which terrorists in the world builds hospitals, schools and roads? Earlier yesterday, Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi wrote a letter to Prime Minister Modi demanding probe into the allegations against Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Taking to Twitter, Channi highlighted that a probe is necessary as the people of the state had paid a huge price while fighting separatism across the state. This after ex-AAP leader Kumar Vishwas had alleged that Kejriwal was ready to tie up with Khalistani and separatist elements in the 2017 elections gone by. BJP has slammed Kejriwal and alleged that the top leaders of Aam Aadmi Party had fudged the letter of support from US-based radical group Sikhs for Justice. ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार है। सत्ता पाने के लिए इन लोगों को अगर देश भी तोड़ना पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार है। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? जो व्यक्ति आतंकवादी के घर में सो सकता है वो पंजाब की रक्षा कहां से करेगा? जो आदमी डर जाता है वो पंजाब की रक्षा कैसे करेगा? उनके आरोप के बारे में केजरीवाल जी एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं। क्यों? जवाब देना चाहिए और लंबा जवाब नहीं। केजरीवाल जी सीधा जवाब, हां या ना। क्या कुमार विश्वास सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? आज ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, सारे चोर लुटेरे ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और ये मिलके इनको मेरे से डर लग रहा है। एक तरह से इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूं। जनता के लिए तो मैं स्कूल बनवाता हूं, जनता के लिए अस्पताल बनवाता हूं, लेकिन इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूं। इन लोगों को रात को नींद नहीं आती, सोते हैं तो इनके सपने में आता हूं मैं। सत्ता में आने के लिए तो कुछ भी कर डालेंगे। उनके एक साथी हैं, उनका कल बयान आया था, कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने मुझे कहा कि अगर पंजाब के सीएम नहीं तो ठीक है, दुनिया के पहले नए देश के पीएम तो बन जाऊंगा मैं। समझे आप बात? आतंकवादियों के घर में जाके रहते हैं एक छोटे मियां साहब और बड़े मियां किसानों को आतंकवादी कहते हैं। ये है सच्चाई आपके सामने। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। मेरे अंदर जो था, जो मुझे पता था वो निकल गया। यही मेरी क्वालिटी है कि मैं बोलता हूं तो निकल जाता है। और उससे उसके चिंटुओं से ये कहना है कि आका की थोड़ी बहुत इज्जत बचानी है ना, तो मुझसे ज्यादा मत भिड़ो, वरना मैं सारी बता दूंगा क्या क्या है। अभी कुछ सांपों के इलाज कुछ विशेष सपेरों पर होते हैं। ये दुर्भाग्यशाली है कि भारत की राजनीतिक पार्टियों के पास वो कौशल नहीं है कि वो ऐसे सपेरों को पिटारे में बंद कर सकें। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं कि ये जो बेवकूफी हुई है इसमें हमारे हाथ थे, तो हम ही बंद कर देंगे किसी न किसी दिन। एक दिन एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र हो उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। मतलब ये चल क्या रहा है? ये नौटंकी बना दी है इन लोगों ने।
My colleague Kumar Kunal is getting us more details on that story from Delhi. Kamaljeet Sandhu is getting us more on that from Chandigarh. And Kamal, to you first. This is come at the most at a wrong time, essentially, for the Aam Aadmi Party for such allegations to be made by a former aide. Of course, the timing of this is interesting and suspect. If these comments were made a couple of years ago, why is Vishwas speaking now? Undoubtedly, just days before elections, it has given enough ammunition to the BJP and the Congress. The Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal is facing multi-pronged attack at a critical juncture. We're just asked to go before the campaigning in Punjab ends. But this is massive mudslinging on and serious allegations, right from being called the anti-national to a secessionist to somebody who had slept overnight at a terrorist's house or a Khalistan radical's house. These are sort of allegations which are being, and it is a sense of deja vu because in 2017, similar charges were coming in. And remember, at that point of time, they said there was an Aam Aadmi Party wave. Meanwhile, when the results came out, it was Congress which was 77 and the Aam Aadmi Party was reduced to only 20 seats. Months later and years later, at least 5 years later, we see a redo of 2017 in 2022, similar charges being leveled. The Aam Aadmi Party, for one, is instead of being defensive, has gone on an offensive saying, "Main to sabse pyara aatankwadi hoon, I build schools, I build hospitals." But this is largely going to boil down to perception war as to how the voters of Punjab really see this. Because we see whether it's the BJP, the Congress Party, the Akali Dal, all hitting out at the Aam Aadmi Party, calling him, questioning him. Yes, Kumar Vishwas' statement, which has now gone viral with millions of views on it, that is the timing which seems to be a suspect. But many are also questioning Arvind Kejriwal as to why he's not taking Kumar Vishwas to court. Why is he not able to defend? And what is his real status really about? So yes, between all these pros and cons, there is also, ironically, a statement coming in from the Khalistani radicals, from the SFJ and the likes of Hawara committee who have distanced themselves from Arvind Kejriwal, saying we do not support him. So it is going to boil down to the perception war. Aam Aadmi Party is said to be one of the favorites, perhaps the single largest. But in the last hours to go and just at the last moment, things could actually turn around. The winds of change or badlav, as people have been talking about, this could be a serious setback for the Aam Aadmi Party. That is why they seem to be rather concerned about it. The statesmen clearly say they're trying to clarify this, but it's up to the voters to really give a clean chit either to Arvind Kejriwal or see this as a political conspiracy against the Aam Aadmi Party. But for one, Aam Aadmi Party facing one of the fiercest criticism and obviously allegations which could jeopardize their stint in power the second time around. Yes, so we'll wait and watch whether that happens or not. But Kumar Kunal, essentially this changes the narrative also in the state of Punjab, which has become an interesting battle with Aam Aadmi Party also once again jumping into the fray, isn't it? Exactly, and that's why Aam Aadmi Party is quite very about the whole issue. They think that they have set the narrative as of now. Till 2 days ago, the narrative has been set by the Aam Aadmi Party. Now the narrative is changing, and that is making Aam Aadmi Party worried. And that's why today Arvind Kejriwal himself addressed a press conference and he didn't reply on the allegations directly. He didn't tell that what Kumar Vishwas is claiming is true or false. But he at the same time played two V cards. One is victim and second is being vindictive by the opposition parties. So even Kejriwal is quite aware that this statement by Kumar Vishwas can change the game, and since they can just do campaigning till 6 p.m. today, yes. So at the last moment, if this kind of narrative is being set by the opposition party, this could harm the cause of Aam Aadmi Party on the voting day. That's why the Aam Aadmi Party is replying and playing vindictive and victim card as of now. All right. Thank you, Kumar, for getting us up to speed with that. I'm thanking Kamal also for her inputs on that story. Meanwhile, listening to the political reactions that have been pouring in. 2017 में मोगा में जिनके घर जाकर रहे वो खालिस्तानी समर्थक भी थे
वहां क्या प्लान बनते थे, शायद वो भी इनको बाहर बताने चाहिए कि क्या क्या प्लान बनाते थे। AAP मतलब अरविंद एंटी पंजाब, जो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का भी सोच रखते हो, ऐसे आरोपी नहीं, ऐसे इनके साथियों ने बार बार कहा है। ये जो खालिस्तान का ताज पहनना चाहते हैं, ये जो सपने सजोए बैठे हैं, पंजाब की जनता इसको कभी मंजूर नहीं करेगी। पंजाब जैसे एक सेंसिटिव स्टेट में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अलगाववाद और उन तथ्यों का, उन संस्थाओं का वो साथ लेंगे जो भारत विरोधी हैं। ऐसे उनके स्वर न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि ये भी प्रश्न उठता है कि अब तक कुमार विश्वास के इस कथन पर अरविंद केजरीवाल जी ने चुप्पी क्यों साधी है। First of all, the best defense that the Aam Aadmi Party could put in defense of Arvind Kejriwal was that Kumar Vishwas spoke 48 hours before elections. I want to remind your viewers that Kumar Vishwas first spoke in January of 2020, almost 2.5 years ago, and spoke about Arvind Kejriwal's sinister plans to push Punjab in the throes of separatism. He spoke about how Arvind Kejriwal wanted to become the Chief Minister of Punjab and how he was not averse to taking support from the separatist element. Arvind Kejriwal's former colleague Gul Panab also spoke at the same time. It is very well known and documented that Arvind Kejriwal spent time at a former Khalistani's house. He slept there overnight in a bid to appease the radical prince in Punjab. Well, there are certain issues on which there should be no politics in Punjab. Is this entire issue of separatism, for which Punjab paid a heavy price in blood between 1980 and 1995. Please do not make Punjab the battleground for your own personal fights. This is a border state. There are sensitivities out here. I urge all these people not to indulge in this petty politics. उनका चेहरा बेनकाब हो गया। अब केजरीवाल का आतंकवादी कनेक्शन और उनका खालिस्तानी कनेक्शन वो सीधे तौर पे नजर आ रहा है, और वो लोगों को उत्साह करके जो गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान की बात करता है, वही बोली तो केजरीवाल बोलता है कि अगर पंजाब में सरकार बनेगी तो अलग से स्टेट बना करके देंगी, खालिस्तान बनाना चाह रहे हो। Meanwhile, Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia spoke exclusively to India Today over the Kejriwal-Vishwas showdown. He said that it was happening for the first time that Prime Minister Modi and Rahul Gandhi have come together to fight a non-corrupt government. Listen in. इस समय एक मुद्दा आपके विरोधियों ने बनाया और खासकर शुरुआत हुई कुमार विश्वास के बयान से लेकर के, और उस बयान के बाद प्रधानमंत्री की रैली थी, उन्होंने भी आप पर निशाना साधा। सीधे मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हर किसी ने कुमार विश्वास के उस बयान को लेकर के आप पे निशाना साधा है। उस पर आम आदमी पार्टी क्या करेगी? आम आदमी पार्टी ने बार बार ये कहा है कि ये लड़ाई अब ईमानदार और चोरों के बीच की हो गई है। पंजाब में ईमानदार भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। पंजाब में अमृतसर के मेयर थे, कांग्रेस के नेता थे, उनको लगा अरविंद केजरीवाल जी डिलीवर कर सकते हैं, वो साथ आए। बहुत लोग साथ आ रहे हैं कांग्रेस के अकालियों के नीचे, जो लोगों को उम्मीद थी। बेईमान लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं। आप सोचो, पहली बार देश के इतिहास में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे की बात को कह रहे हैं, हाँ ठीक का बेटा ठीक का। राहुल गांधी कह रहे हैं हाँ मोदी जी ठीक का, मोदी जी कह रहे हैं राहुल गांधी ठीक का तूने, क्या ठीक का? दोनों कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी है, अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी है, खालिस्तानी अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। सारे चोर उचक्के भी ये कहने लग रहे हैं। उनके अलावा स्कूल की बात नहीं बची, अस्पताल की बात नहीं बची। ये हल्के में सिद्धू से इतने नाराज हैं लोग, नशा इतना बढ़ता है, अब वो उस पर बात नहीं करेंगे। अब वो बात करेंगे, सारे चोरी के चक्के इकट्ठे होकर एक ही बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी है जी, अरविंद केजरीवाल आतंकवादी। अरे जो आदमी मरा जा रहा है स्कूल खुलवाने के लिए, जो आदमी मरा जा रहा है नौकरियां करवाने के लिए, वो आदमी खालिस्तानी है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को ये सोचते हुए। इन सब की जो शुरुआत हुई थी वो आपके पुराने साथी द्वारा दिए गए बयान पर हुई थी। अब चोरों चक्कों की मौज में सबकी फौज शामिल हो गई है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सबके अपने अपने दर्द हैं। Meanwhile, in New Delhi, Prime Minister Modi met prominent members of the Sikh community. The meeting was held at the Prime Minister's residence. Narendra Modi was presented with a sword and he was seen wearing a saffron patka
as he interacted with eminent Sikhs. This was just few hours before Punjab campaigning comes to a close. Remember, Punjab votes in a single phase on Sunday, the 20th of February. पिछले लंबे समय से सिख जो हैं वो पिछले 75 सालों से तब से पीड़ा और दर्द महसूस कर रहे हैं जब से मुल्क आज़ाद हुआ, क्योंकि उनकी बातें नहीं मानी गई। तो देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार वो बातें समझी। मास्टर तारा सिंह का बुतबार, जिसने पंजाब का विभाजन होने से बचाकर पंजाब का हिस्सा इधर लेके आए और जिसने कराया उसका जवाहरलाल नेहरू का बुत पार्लियामेंट के अंदर, तो ये दर्द तो सिखों में है। मोदी जी के जहन में जो प्रेम भावना सिखों के लिए है, मैं समझता हूँ कि आज बहुत बड़ी क्लैरिटी हुई है। जो दिल्ली में SIT बनवा के 1984 की लड़ाई के लिए उन्होंने सज्जन कुमार जैसों को अंदर करवाया, सिखों की भावनाओं देखते हुए जो कॉरिडोर बनाया गया करतारपुर साहब का लांघा, जिससे आज हज़ारों लोग वहाँ पर जाते हैं, मैं समझता हूँ कि देश के अंदर इतने बड़े काम करने के लिए जो आशीर्वाद उनको वैसे गुरु को मिला हुआ है, गुरुओं की धरती से जुड़े हुए हैं और जो आज उन्होंने अपनी बातें रखी हैं वो वाकई एक ऐतिहासिक बातें। PM साहब एक सिख एट हार्ट हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत उनकी अंडरस्टैंडिंग है सिख ग्रंथों की और सिख गुरुओं की और सिख भाषा की और सिख किस तरह से सेवा में जुड़े हैं। इस चीज़ की शायद किसी प्राइम मिनिस्टर को इंडिया में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही जितनी PM मोदी साहब को है। Punjab Congress Chief Navjot Singh Sidhu had accused former Chief Minister Captain Amrinder Singh of denying access to party workers and people, is facing a similar charge in his own constituency. However, Sidhu has finally realized that seeking votes without being accessible is really not possible. Here are the details. तो गारंटी दे के कहना कि लैंडलाइन नंबर होएगा, हेलो MLA, किसी वर्कर का मेरे को फोन कॉल आया एक घंटे दे विच नवजोत सिंह सिद्धू का जवाब आएगा, ओदे नाल ओदा संपर्क होएगा। ये गारंटी है मेरी और ये मेरी गलती है, मैं इस्तेमाल करदा। Navjot Singh Sidhu is batting on a tricky pitch. The Congress contestant from Amritsar East suddenly finds himself battling discontent just few days ahead of polling. Sidhu's voters are miffed. Many in his constituency have shut their doors on him. Sidhu's wife isn't receiving much love from the voters either. Time and again, Sidhu's absence from constituency has hit headlines. Voters' sentiments reflected in India Today's ground reports too. ਸਭ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੇਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੀਤਾ। बहुत बड़े बड़े वादे किए थे जी, हल्के में आप जाके एक चक्कर लगा के आओ, यहाँ से जो एरिया हैं वहाँ पे देखो जाके, इनकी मुंह बोलती तस्वीर हलकों की पंजाब मॉडल की बात कर रहे हैं ये बनाने की, अपने हलके का मॉडल जाके इनको दिखाओ और शक्ल देख के आओ आप। A worried Sidhu has now publicly apologized for being a constant absentee and promised to change. मेरी सब तो बड़ी गलती है कि मेरा सीधा संपर्क नहीं हो सकिया तुहाडे नाल। कोई वर्कर रात नूं 1:30 बजे मिलना चाहता, नहीं मिल सकिया, ते मैं नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर जाके एक वचन दिता सी भी अमृतसर नहीं छड्डूंगा कदे। मंत्रालय छड्डे, दुनिया त्यागी, लेकिन वचन नहीं छड्डिया। गुरु गोबिंद सिंह दा सिख आ। An apology has been made, but will the voters accept it? For now, Sidhu has no choice but wait for the umpire's verdict. With Manjeet Sehgal, Bureau Report, India Today.